Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, I am here with the day 6 of the free BET crash course, and in this video, I will be discussing upon the most important topic from the genetic engineering portion, or even you can say the plant biotechnology portion. The most important topic I have covered, that is the DNA delivery methods in plant, that how a DNA is inserted into the plant through different method, because it is frequently asked, and I will also discuss some other topic as well. So stay tuned. एंड अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करती हूँ, एंड ऑल्सो आई प्रोवाइड द लिंक इन द आई बटन एज वेल, सो यू कैन चेक इट आउट एंड डू प्रैक्टिस विद द शॉर्ट्स ऑफ दिस चैनल ऑल्सो. वो शॉर्ट्स में भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड इवन आई एम प्रोवाइडिंग फ्लैश कार्ड्स टू. यू कैन चेक इट आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको याद होगा, मैंने थोड़े दिन पहले टीआई प्लाज्मिड का एक वीडियो अपलोड किया था. टीआई प्लाज्मिड में मैंने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ द टीडीएनए ऑफ द टीआई प्लाज्मिड वी कैन ट्रांसफ़र द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट प्लांट. अब बात आती है कि जैसे अगर आपका ये टारगेट डीएनए है, ये कोई जीन है आपका, जो अगर आप मान लीजिए कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और इसको आप चाहते हैं कि ये इस प्लांट में इंसर्ट हो जाए, तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जिसको आप यूज़ करके इस डीएनए को इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो दैट इज़ नोन एज डीएनए डिलीवरी मेथड. और डीएनए डिलीवरी मेथड जो हैं वो बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग दी टीआई प्लाज्मिड जो हमने देखा था. टीआई प्लाज्मिड जो है वो एक बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही हाईली एफिशिएंट मेथड तो है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो हमने उस वीडियो में भी पर्टिकुलरली डिस्कस किया है. मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं. उसमें हमने देखा था कि वो स्पेसिफिकली डाइकॉट प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है. वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई? वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये आ गई कि हमें पता है कि जो एग्रोबैक्टीरियम है वो पर्टिकुलरली डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है. सो अगर मैं चाहूँ कि किसी मोनोकॉट में मुझे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, तो दैट टीआई प्लाज्मिड कैन नॉट बी यूज्ड, बिकॉज जो वो बैक्टीरिया है उसकी कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स को ही इन्फेक्ट कर सकता है. सो फॉर दैट रीज़न जो टीआई प्लाज्मिड है वो वाला मेथड उस टाइम पे यूज़ नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए बहुत सारे मेथड्स डिस्कवर हुए हैं, काम किया जाता है उन पे, क्योंकि हर मेथड हर होस्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है. इसीलिए होस्ट वाइज स्पेसिफिक मेथड को चूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारा जो डीएनए डिलीवरी का जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ाया जा सके, यानी कि आप 100% एश्योर कर सके कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट में गया है कि नहीं. उसके लिए सबसे पहला जो हर्डल होता है वो ये होता है कि आप सबसे सही मेथड को चूज़ करें फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब ये जो प्लांट सेल डीएनए डिलीवरी मेथड्स यहाँ पे मैंने जो लिस्ट आउट किया है, ये मैं बुक बता देती हूँ. मैंने पहले भी टीआई प्लाज्मिड में भी बताया था कि अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन कवर करना है तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द ग्लिक, एंड ऑल्सो जो एच.एस. चावला की बुक है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसमें भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और ये वाला कंटेंट भी मिल जाएगा. सो देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं. ये वाला जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है when it comes to the B section part of the CSIR as well as the गेट एग्ज़ाम और DBT. इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंटली आते हैं और मैचिंग के फॉर्म में भी आता है. तो देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं. सबसे पहला तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, टीआई प्लाज्मिड मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र. अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? ये जो मेथड है, सबसे पहली बात कि ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, हाईली इफ़ेक्टिव होता है, मतलब चांसेस जो हैं, सक्सेस रेट जो है इसके वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. लेकिन ओनली रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो डाइकॉट प्लांट्स के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, मोनोकॉट में यूज़ नहीं किया जाता है इसे. उसके बाद जो एक मेथड आता है वो आता है माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट. अब ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है प्लांट्स एंड टिश्यूज़ में, अगर आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराना है तो, जो कि एक बहुत ही ईजी एंड इनएक्सपेंसिव है. अभी हम लोग यही करके देखेंगे भी, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि माइक्रो प्रोजेक्टाइल टेक्निक क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है और बाकी सब क्या है. उसके अलावा आता है वायरल वेक्टर, जो कि एक इफ़ेक्टिव वे नहीं होता है, क्योंकि वायरल वेक्टर से क्या है, वायरल वेक्टर का जो
कंपोनेंट होता है उसे हमें इंजीनियर करना पड़ता है सबसे पहले तो, क्योंकि वो किसी भी टाइप का डिजीज़ भी कॉज कर सकता है प्लांट में जाके, ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज़ अ वायरस, और वो प्लांट में जाके किसी तरह का हार्म कर सकता है। तो हमें पहले उसे ही इंजीनियर करना पड़ता है, देन उसमें जो वायरल जीन्स होते हैं उनको निकाल के फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है, और इसीलिए ये जो है वो इफ़ेक्टिव वे नहीं माना जाता है। नेक्स्ट एक मेथड आता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र इनटू प्लांट प्रोटोप्लास्ट। ये वाला मेथड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका भी जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं होता है। किसी भी अगर आप बात करेंगे टेक्निक का तो 100% सक्सेस रेट किसी का भी नहीं होता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि हम सिंपल तरीके से इसको पढ़ रहे हैं कि इंजीनियरिंग किया जाता है वेक्टर्स को, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये जो पूरा जो पोर्शन है वो सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब जैसा वो इजी लग रहा है वैसा वो होता नहीं है। बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं। तो इसीलिए किसी भी एक मेथड को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ 100% एफिशिएंट, इट इज़ ओनली कि ये वाला मेथड सेकेंड वाले मेथड से ज़्यादा एफिशिएंट है। आप कंपैरेटिव बेसिस में बिल्कुल बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोजेक्टाइल अच्छा है या फिर वायरल वेक्टर अच्छे हैं या इलेक्ट्रोपोरेशन अच्छा है, तो वैसे आप कंपैरेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा होता है माइक्रो इंजेक्शन, और जो कि क्या होता है, ये लिमिटेड यूज़ इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड इंडिविजुअल्स लगते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्यों लगते हैं स्किल्ड इंडिविजुअल। उसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन और लिपोसोम फ्यूजन, ये सारे जो मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट में, अपने होस्ट प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी का जीन हो, उसे इंसर्ट इन सारे मेथड्स के थ्रू करवाया जा सकता है। अब देखते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट है उसे हम लोग बॉलिस्टिक्स भी कहते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है टीआई प्लाज्मिड का, मतलब जिसमें टीआई प्लाज्मिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। जिस प्लांट में भी टीआई प्लाज्मिड को हम यूज़ नहीं कर सकते अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ पे ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है। और इसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ लेते हैं ताकि वो टेक्निक के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आए तो हमें बन जाए। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, एक स्फेरिकल गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल लेते हैं। स्फेरिकल यानी सर्कुलर रहता है वो पार्टिकल, और उसका डायमीटर कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.4 से लेके, कभी कभी साइज़ भी पूछा जाता है 1.2 माइक्रोमीटर का, यानी कि वो जो स्फेरिकल गोल्ड टंगस्टन कोटेड पार्टिकल है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 to 1.2 माइक्रोमीटर का है, और यानी कि समवॉट जो बैक्टीरियल सेल का साइज़ होता है वैसा ही होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसे कोट कर दिया जाता है, यानी इस वाले जो टंगस्टन गोल्ड पार्टिकल है इसमें हमारा जो डीएनए है उसे कोट कर दिया जाता है। और वो जो डीएनए रहता है, डीएनए यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, वो ऑलरेडी प्रेसिपिटेटेड रहता है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में। और प्रेसिपिटेशन के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, स्पर्मिडीन या फिर पीईजी का, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करके हमारे डीएनए को प्रेसिपिटेट कर दिए हैं, एंड दैट प्रेसिपिटेटेड डीएनए को कोट कर दिया गया है किसमें, इस स्फेरिकल गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल में। अब ये जो यही वाला जो गोल्ड पार्टिकल है वो क्या किया जाता है, जीन गन के थ्रू, यानी दैट कोटेड पार्टिकल को हाई स्पीड से, यानी कि अबाउट 300 से लेके 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या किया जाता है, एक स्पेशल एपरेटस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पार्टिकल गन या फिर जीन गन, उसमें लोड करके हम क्या करते हैं, जैसे गन में हम लोग जो लोड होता है वैसे ही इसमें भी हम लोग लोड करते हैं। उसके बाद उसको ट्रिगर किया जाता है होस्ट प्लांट में विथ वेरी हाई स्पीड, दैट इज़ 300 to 600 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्लांट में। अब ये जो जीन गन होता है ये प्रॉपरली क्या करे, ट्रिगर कर सके, और हमारा ये जो स्फेरिकल जो गोल्ड पार्टिकल है जिसमें हमारा डीएनए कोटेड है वो होस्ट प्लांट तक पहुंच जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गन पाउडर यूज़ किया जाता है। उस गन पाउडर में करेंटली अभी क्या यूज़ हो रहा है, हाई प्रेशर हीलियम डाला जाता है, जो कि क्या करता है, पार्टिकल प्रोपल्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि वो फोर्स, ताकि अगर स्लोली हम डालेंगे तो वो चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगी होस्ट में। इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड फोर्स जो कि प्रोपेल करेगा हमारा जो
प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली गन जो है हमारा जीन गन या पार्टिकल गन, उसके थ्रू होस्ट प्लांट में हमारा वो चीज़ पेनिट्रेट हो जाए, यानी कि प्लांट सेल वॉल जो है, प्लांट सेल वॉल से मेम्ब्रेन में चला जाए। अब ये जो पार्टिकल है वो हमारा जो सेल है, प्लांट सेल, उसको डैमेज नहीं करता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अब अगर ये इंश्योर करना है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट, टारगेट प्लांट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके किसके बीच में? ये जो जीन गन है और ये जो होस्ट प्लांट है, इसके बीच में डिस्टेंस। सपोज आपका जो जीन गन है वो यहाँ है और आपका होस्ट प्लांट यहाँ है, तो क्या है, डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। इवन अगर ये इतना दूरी पर है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेस चांसेस रहेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो उसमें गया है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हम गन पाउडर डाल रहे हैं या जो एक्सप्लोजिव हम डाल रहे हैं, जैसे हीलियम डाल रहे हैं प्रोपल्शन के लिए, उसको भी हम लोग ज़्यादा डाल सकते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल का साइज़ है, ये वाला स्फेरिकल गोल्ड पार्टिकल, उसके साइज़ को भी कम ज़्यादा करके ट्रायल कर सकते हैं कि किस मेथड में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जा रहा है। और जैसे ही हमारा जो गोल्ड पार्टिकल है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, डीएनए क्या होता है उसमें से, पार्टिकल में से रिमूव हो जाता है और फिर प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। ये जो जीन गन वाला मेथड है वो करेंटली यूज़ किया जा रहा है टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सस्पेंशन। इसके अलावा कैलस कल्चर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इमेच्योर एम्ब्रियो, कोलियोप्टाइल या फिर पॉलन में भी बहुत सारे डिफरेंट प्लांट के, जो कि चाहे मोनोकॉट हो या कॉनिफर्स हो, जहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम वाला मेथड बहुत लेस एफिशिएंट है, वहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे हर चीज़ के प्रोज एंड कन्स दोनों होते हैं, तो जो शॉर्टकमिंग है बॉलिस्टिक वाले मेथड का, बॉलिस्टिक डिलीवरी का, उसका ये है कि अगर आप लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट ले रहे हैं, यानी जो आपका जीन है वो बहुत बड़े साइज़ का है, सपोज़ ये 10 kb से ज़्यादा का है, तो ये क्या होगा, जीन गन के टाइम पे बहुत चांसेस हैं कि ये क्या हो जाए, फ्रेगमेंटेड हो जाए, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाए इसके। तो अगर आप सोचिए कि ये पूरा जीन किसी एक फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल था और अगर ये स्प्लिट हो जाता है कहीं से, तो क्या वो पूरा फिनोटाइप शो करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए जो जीन गन वाला मेथड है उससे बहुत बार ऐसा होता है कि लोअर लेवल ऑफ फॉरेन जीन एक्सप्रेशन वाली प्रॉब्लम आती है। इट मीन्स कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो समहाउ रप्चर हो गया था डिलीवरी के टाइम पे, तो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है जीन का वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो पूरा फिनोटाइप नहीं मिल पाता, यानी पूरा जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो ये इसका एक शॉर्टकमिंग है। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन वाला जो मेथड है वो जनरली तब यूज़ किया जाता है जब जो हमारा होस्ट सेल जो है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा जनरली बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेल्स विच आर स्मॉलर इन साइज़। अब इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या किया जाता है कि हमारा जो डीएनए है उसको माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि एक इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाता है होस्ट सेल में। अब इस टेक्निक में क्या किया जाता है, डायरेक्टली ही किया जाता है ये टेक्निक। इस टाइप का आप एक देख सकते हैं, ये एक होस्ट सेल है और ये एक होल्डिंग पाइपेट है, यानी सबसे पहले जिस सेल में हमें डालना है अपना होस्ट यानी जिस होस्ट सेल में हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है उसको सबसे पहले तो यहाँ पे एक होल्डिंग पाइपेट पकड़ के रखता है ताकि ये इधर उधर स्लिप ना हो सके पूरे प्रोसेस के थ्रू। फिर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हमारा जो डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे डायरेक्टली इसमें डाला जाता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो जनरली क्या किया जाता है, इसमें एक फिजिकल टेक्निक है जिसमें ये जो आप देख रहे हैं शार्प सा, ये ग्लास टिप्ड निडल होता है और इसी के थ्रू क्या किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराया जाता है होस्ट सेल में। अब ये जनरली ये जो मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, ये एनिमल सेल में ज़्यादा यूज़ होता है। जनरली एनिमल सेल में क्या होता है कि
उस सेल को जो जिसमें इंट्रोड्यूस कराया जाना है होस्ट डीएनए, उसको होल्ड करके रखते हैं स्टेबल थ्रू अ होल्डिंग पाइपेट। अब वो उसको होल्ड करके रखता है और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, जो हमारा ये जो माइक्रो इंजेक्शन है जिसमें एक सोल्यूशन होता है जिसमें हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, और उसके बाद उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इस होस्ट सेल में थ्रू दिस ग्लास टिप। अब ये जो माइक्रो इंजेक्शन वाला जो मेथड है वो क्या होता है, जनरली टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, यानी कि जनरली सेल को स्टेबलाइज करना, फिर उसमें इंजेक्ट करना, फिर ये चेक करना कि वो गया है कि नहीं गया है, तो ये सारे प्रोसेस में क्या होता है, टाइम लगता है। तो सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। और ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक पोर नहीं क्रिएट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये क्या करता है, डायरेक्टली जाके हमारा जो टारगेट, जैसे न्यूक्लियस में अगर आपको इंसर्ट करना है तो ये डायरेक्टली न्यूक्लियस में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर एनिमल सेल्स। एंड इसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड माइक्रोस्कोपिक सेटअप चाहिए, बिकॉज आपको देखने के लिए, आपको विजुअलाइज करने के लिए किस एरिया में आपको जीन डालना है, तो उसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स लगते हैं। बिकॉज ये पूरी ही टेक्निक स्पेशलाइज्ड है, यानी कोई भी ऐसे बस इंजेक्शन पकड़ के डाल देने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, हमें पूरा जिस भी सेल में डालना है इसको माइक्रोस्कोप्स लगे रहते हैं, उसमें पूरा विजुअलाइज किया जाता है वो एरिया कि ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटोप्लास्ट है, ये साइटोप्लाज्म है। उसको पूरा विजुअलाइज करने के बाद ही जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स रहते हैं वो इस काम को करते हैं। सो ऑन दैट बेसिस दिस इज़ सोफिस्टिकेटेड कि हमें हमेशा स्किलफुल पर्सन चाहिए जो जानते हो माइक्रोस्कोपी एंड जिन्हें वो टेक्निक पता हो। इसके अलावा और एक टेक्निक होती है जो कि है इलेक्ट्रोपोरेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूज्ड टू इंड्यूस द डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब ये जो मेथड है वो कंपैरेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये जनरली क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स क्रिएट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे ये अगर हमारा सेल है प्लांट सेल, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू इसमें पोर्स क्रिएट होते हैं, जिससे हमारा जो होस्ट जीन है वो इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे पोर क्रिएट होगा और उसके थ्रू ये जो हमारा जीन है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा होस्ट में। अब ये मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोटोप्लास्ट एंड प्लांट सेल्स में यूज़ होता है, यानी कि मेनली ये जो टेक्निक है वो प्लांट सेल्स के लिए ही यूज़ होता है, और इसके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है। और जो ये मेथड है वो बहुत सारे सेल्स को एक टाइम पे ही क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी कि उसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। यानी जब अगर क्वेश्चन आए कि डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोटोप्लास्ट थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पल्स, तो आप, या इलेक्ट्रिक वोल्टेज आ जाए हाई वोल्टेज पे, तो आप क्या चूज़ करेंगे, आप चूज़ करेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन। यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, जो प्लांट सैम्पल्स होते हैं हमारे, वो इनक्यूबेट किया जाता है एक डीएनए कंटेनिंग बफर सोल्यूशन में। यानी कि अगर मान लो ये आपका होस्ट सेल है, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको इनक्यूबेट किया जाएगा एक बफर कंटेनिंग सोल्यूशन जिसमें हमारा क्या हो, डीएनए हो उस बफर में। अब इसमें क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक पल्स दिया जाएगा विद अ हाई वोल्टेज, ताकि क्या हो, हमारा जो प्लांट सेल का मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो, उसमें पोर्स क्रिएट हो, और उन पोर्स, वो जो पोर क्रिएट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, दे डेवलप बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज, उसकी वजह से वो क्रिएट होते हैं। और दैट विल अलाउ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए टू गो विद इन दी सेल्स एंड कंबाइन विद द जीनोमिक डीएनए ऑफ द प्लांट। हमें पता है कि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं वो अल्टीमेटली क्या होता है, जो भी होस्ट क्रोमोसोम होता है उसमें इंटीग्रेट हो जाता है और फिर एक्सप्रेस होता है। तो ये वाला जो मेथड है उसमें जनरली क्या होता है, स्किल्ड फुल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ मेथड थे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट रख ले। इससे क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा कि कौन सा मेथड क्यों यूज़ होता है टीआई प्लाज्मिड के अलावा भी। अब जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, जो आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें इस वाले टॉपिक से ग्लाइफोसेट एज वेल एज ब्रोमोक्सिनिल उस पर क्वेश्चन ना आया हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये जो है ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन है जो कि हर बार पूछा गया है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ
that particular herbicide is asked frequently in the GATE, CSIR as well as DBT. तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला नहीं है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये वाला जो लिस्ट है वो डाला है जिसमें बहुत सारे हर्बिसाइड्स के नाम लिखे हैं और उनका मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस यानी कि मोड ऑफ एक्शन मेंशन्ड है कि किस तरह से वो काम करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात किया तो मैं सबसे पहले ग्लाइफोसेट ही समझाऊंगी। ग्लाइफोसेट का मैकेनिज्म क्या रहता है, कैसे काम करता है, इसको मैं बताती हूँ पहले। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट इसका टेक्निकल नाम है यानी केमिकल नेम आप बोल सकते हैं, लेकिन ये किस ट्रेडमार्क में बिकता है बाहर मार्केट में, यानी कि मॉन्सेंटो कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया है तो वो इसको रिलीज़ किस नाम से करती है, इसको रिलीज़ राउंडअप नाम से करती है। और ये मेनली क्या करता है, इट इनहिबिट्स अ की एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। यानी कि ग्लाइफोसेट जो है वो एक की एंजाइम जो कि है EPSPS, इट स्टैंड्स फॉर 5-enol pyruvyl shikimate 3-phosphate synthase। इस एंजाइम को क्या करता है, ग्लाइफोसेट इनहिबिट करता है और ये एंजाइम का जो रोल है यानी कि ये जो EPSPS है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज। और अगर EPSPS इनहिबिट हो गया है यानी कि अगर ये जो शिकिमेट फॉस्फेट सिंथेज इनहिबिट हो गया है थ्रू द ग्लाइफोसेट तो क्या होगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड बनेगा ही नहीं। और एंड दिस इज़ हाउ द ग्लाइफोसेट एक्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द राउंडअप, या फिर राउंडअप का जो केमिकल नेम पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि ग्लाइफोसेट जो है वो किस ट्रेड के नाम से बिकता है या मार्केट में अवेलेबल है, ये किस एंजाइम को जाके इनहिबिट करता है। सो बेसिकली इट इनहिबिट्स अ की एंजाइम इन द शिकिमेट पाथवे। हमें पता है कि जो शिकिमेट पाथवे है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड इन बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज इन प्लांट्स। तो ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है वो EPSPS कोडिंग जो जीन होता है उसे कोड कर दिया जाता है और उसके बाद फिर हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिस्ट में भी, रेजिस्टेंस इज फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ EPSPS the target of the herbicide. Resistance has been engineered by transforming soybean with the gene for glyphosate resistant and that enzyme is inhibited। और ये वाले मेथड से बहुत सारे प्लांट को करेंटली क्या किया जा रहा है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा ट्राइजीन्स या सल्फोनिल यूरिया, इमिडाजोलिन्स, ये सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिले DBT में उसमें से मैंने देख के बताया। तो आप इन सारे को भी वर्कआउट करके देख सकते हैं कौन कौन से जीन पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि ये जो ट्राइजीन्स हैं वो किस लिए काम आते हैं, दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन इन दी PSBA। कौन सा जीन है पर्टिकुलरली आपको उसको याद रखना होगा, जो कि कोड करता है क्लोरोप्लास्ट का प्रोटीन D1। तो ऐसे करके स्पेसिफिक आपको याद रखना होगा। ये लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले वो इस पे मिले, ब्रोमोक्सिनिल पे, इसके अलावा ये ग्लूफोसिनेट पे क्वेश्चंस मिले यानी फॉस्फिनोथ्रिसीन। तो इस पे और ब्रोमोक्सिनिल पे और ग्लाइफोसेट पे बहुत क्वेश्चंस आए, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए उसका फंक्शन क्या है, कैसे वो काम करता है। और यहाँ पे मैं एक एक को रीड आउट नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो लिस्ट है उससे ही इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मेरे यहाँ पे काम है कि जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो आने के पूरे चांसेस है उसको आपके सामने लेके आना। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल बिना हेजिटेट किए मुझे लिख सकते हैं और मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हैं जो टॉपिक आपको पढ़ना हो, या अगर मुझसे वो टॉपिक छूट जा रहा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आज मैंने जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं आप उसके उसी दिन पढ़ के उसको फिनिश आउट कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट डे का टारगेट ना रहे कि वही पढ़ना है। एंड आई विल अगेन रिपीट कि आप शॉर्ट्स एज वेल एज जो फ्लैश कार्ड कम्युनिटी पोस्ट में मैं प्रोवाइड करती हूँ उसे देखा कीजिए। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, तो हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड एंड आई विल produce more such videos for you people. And thank you so much for watching.